हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे। ये वाला टॉपिक हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल आएगा। जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ेंगे, आरटीआई पढ़ेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, तब उसमें पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पॉलिटिकल पार्टी किस वे में वर्क करती है। सो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कुछ नया नहीं है जो मुझे आपको बताना है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही मैंने बोला तो आपने बोला हाँ हाँ सर ये तो पता है, रैलियां होते देखी है, चुनाव होते देखे हैं, सारी चीजें हमने देखी है। तो भी हम एक बार बात करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो आपको नहीं पता होगा और इस चैप्टर में भी कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी जरूर है, उस पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। सो पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी? अगर आपसे कोई बोला, आपसे पूछा जाए व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, तो आप क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल पार्टी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है और ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, who share the same political views and who try to gain political power through constitutional means and who desire to work for promoting national interest। एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइज ग्रुप है ना, लोग अपनी इच्छा से, मान लो मेरी आइडियोलॉजी किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेल खाती हो, मेरी कोई आइडियोलॉजी होगी, आपकी कोई आइडियोलॉजी होगी, ठीक है, कंप्लीट एकदम वो नहीं होगी जो पॉलिटिकल पार्टी वाली होगी, लेकिन हमारे मन में एक विजन होता है ना कि इस तरीके से चीजें हो, इस तरीके से डेवलपमेंट हो या इस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। तो हर इंसान की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी फंक्शंस करती है। एक तरीके का पॉलिटिकल व्यू, एक तरीके का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टीज को बनाता है, ठीक है। Who try to gain political power through constitutional mean, ये पॉलिटिकल पार्टीज पावर को गेन करने की कोशिश करती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स मतलब क्या है कि इलेक्शंस के अकॉर्डिंग ये पॉलिटिकल पार्टी पावर गेन करना चाहती है, ठीक है। इस ये मतलब है हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि इलेक्शंस होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टी कॉम्पिटिट करती है इलेक्शंस के लिए ताकि वो पावर गेन कर सके। एंड whose desire is to work for promoting national interest, और उनका डिजायर होता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करे। आज की तारीख में ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं। क्लियर है? पॉलिटिकल पार्टी क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ठीक। नाउ देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। अब 4 तरह की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है? सबसे पहले रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टी, देन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी, देन लिबरल पॉलिटिकल पार्टी एंड देन रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी। तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी को समझते हैं, विच बिलीव इन स्टेटस क्यो। अब स्टेटस क्यो मतलब क्या है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए, उसे चेंज मत कीजिए, ठीक है। कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी कि जो जैसे चल रहा है, जैसे रिलीजन्स वगैरह का पर्सनल लॉ है, उसको वैसे ही चलने दीजिए, ठीक है। आप कुछ रिफॉर्म्स मत लाइए, जैसे मान लो डाउरी वाली प्रथा है तो उसे रहने दीजिए, उसे रिफॉर्म लाने की जरूरत नहीं है। ये जो भी प्रैक्टिस वगैरह है ये बहुत सही है। अगर कोई रिलीजन का पर्सनल लॉ है, हाँ, तो चीजें उसी के अकॉर्डिंग होनी दीजिए, आप उसे चेंज मत कीजिए, वैसे के वैसे रहने दीजिए। तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव से आप समझ रहे हो ना कि चीजें जैसी चल रही है आप उसको वैसे रहने दीजिए। दे बिलीव इन द स्टेटस क्यो, वो चेंज में बिलीव नहीं करती हैं, जिस हिसाब से चीजें चल रही है उस हिसाब से आप चीजों को चलने दीजिए, ये उनका बेसिक मकसद होता है। देन लिबरल पार्टी विच एम्स एट रिफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। जो लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने के लिए होती है। रिफॉर्म मतलब उनका एजेंडा ये होता है कि मान लो डाउरी वाला जैसे हमने लिया, उनका ये है कि ठीक है पर्सनल लॉ है वो ठीक है, लेकिन अब उसमें ये वाली चीज गलत है, ये वाली प्रथा गलत है, तो क्यों ना इसे चेंज किया जाए। तो वो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग वो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को चेंज करना चाहती है, समय के अकॉर्डिंग चीजों को बदलना चाहती है। दैट इज लिबरल पॉलिटिकल पार्टी। नाउ रेडिकल पार्टीज
which aims at establishing a new order by overthrowing the existing institution. Radical political parties का मतलब ये होता है कि तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, सब गलत हो, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ओवरथ्रो करना। अब इनका ये है ना बहुत एक क्रिटिकल अप्रोच रखते हैं। क्रिटिकल अप्रोच इन द सेंस इनको ऐसा लगता है कि क्या है, मतलब हम कैपिटलिस्ट क्लास का ले लेते हैं, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, कैपिटलिज्म से देश डेवलप नहीं होगा, हमें कम्युनिज्म या सोशलिज्म लेके आना होगा। जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को चीजें दे दी जा रही है, उन सबको बदलो, एक झटके में बदलो और उनको एक नया ऑर्डर बनाना है। एस्टैब्लिशिंग अ न्यू ऑर्डर बाय ओवरथ्रोइंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है कोई काम के नहीं है, उन्हें इन इंस्टीट्यूशन को ओवरथ्रो करके एक नया ऑर्डर बनाना है जिसमें वो लोगों का भला कर सके, जिसमें वो लोगों का डेवलपमेंट कर सकें। क्लियर है? Now, reactionary parties which cling to the old socio-economic and political institution. ठीक है, रिएक्शनरी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी का एक स्लॉट पीछे है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि कंजर्वेटिव पार्टी का मतलब होता है, कंजर्वेटिव पार्टी चाहती है कि स्टेटस क्यों मेंटेन रहे, कंजर्वेटिव पार्टी चाहती है कि चीजों में बदलाव ना रहे। लिबरल पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है? लिबरल पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि चीजें में, सारी चीजों में रिफॉर्म हो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग। लिबरल पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है। तो हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी का वन स्टेप अहेड क्या है? लिबरल पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी के वन स्टेप बियॉन्ड, एक स्टेप पीछे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? दैट इज रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक स्टेप बियॉन्ड है कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टीज के। रिएक्शनरी पार्टीज विच क्लिंग टू द ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते। ये बोलते हैं कि आप और पीछे चलो, जैसे सारी चीजें रिलीजन वगैरह इन सारे सबसे गवर्न होती थी, उन सभी को रहने दीजिए, हमें मॉडर्न कुछ नहीं चाहिए, और जो चीजें अभी चल रही है वैसी भी नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा और पीछे चलो, पहले के टाइम में थोड़ी सी चीजें ज्यादा अच्छी थी। तो दीज आर दी रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर है? इतना आपको समझ में आएगा। इन चारों पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने देखा कि रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी क्या है, लिबरल पार्टीज क्या है, एंड रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को इतना? देन in their classification of political parties on the basis of ideologies, the political scientists have placed the radical parties on the left and the liberal parties in the center and reactionary and conservative party on the right. अब जो हम राइट लेफ्ट वाली बात करते हैं ना, राइट लेफ्ट में ये हुआ है कि रेडिकल पार्टीज जो हैं, जो रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनको कहां पे रखा गया है? रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज आर एट लेफ्ट, ये लेफ्ट, इन्हें लेफ्टिस्ट पार्टी कहा जाता है। ठीक है, जो लिबरल पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें क्या कहा जाता है? लिबरल पॉलिटिकल पार्टी को सेंटर। ठीक है, ये मतलब न्यूट्रल पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक, बाकी कंजर्वेटिव और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बची है? कंजर्वेटिव प्लस रिएक्शनरी, कंजर्वेटिव प्लस रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टी को कहा जाता है दैट इज राइट। रिएक्शनरी पार्टीज को कहा जाता है, दे आर राइट विंगर्स, है ना, जो हम लेफ्ट राइट वाली डिबेट आपने सुनी होगी, इनको कहा जाता है राइट। तो लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, इन तीन तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को डिस्टिंग्विश कर दिया गया है। तो यहां पे ऐसा बताया गया है कि इन अदर वर्ड्स दे आर डिस्क्राइब्ड एज लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट and rightist party. In India, the CPI and CPM are the example of the leftist parties. Congress is centrist party and BJP is an example of rightist party. ठीक है, तो अब यहाँ पे इन लोगों ने क्लासिफाई कर दिया है। क्लासिफाई किस बेसिस पे किया है? इसी के बेसिस पे जो मैंने आपको आइडियोलॉजीज बताई। तो रेडिकल पार्टीज को क्या बोला गया है? यहाँ पे CPI वगैरह जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, इनको लेफ्ट में रख दिया है। सेंटर वाली पॉलिटिकल पार्टी को कांग्रेस एंड राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी को रख दिया है बीजेपी। इनको राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। लेकिन आप खुद सोचिए, प्रेजेंट एरा में ये क्लासिफिकेशन तो हो गया, जो बात थी आइडियोलॉजीज वाली सब बात हो गई, वो हमने देख ली।
लेकिन एट प्रेजेंट एरा में क्या क्लासिफिकेशन ये एकदम सही है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आज की तारीख में ये जो रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये भी इंडस्ट्रीज वगैरह सारी चीजों को प्रमोट करती है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, ठीक है। जो राइट विंगर्स है इन ये भी कुछ चेंज चाहती है आज की तारीख में, ठीक है, ये चेंजेस चाहती है, यहाँ पे भी कुछ अलग ही तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ पे कभी लगता है कि ये पूरी लेफ्ट हो गई है ना, सेंटर वाली पॉलिटिकल पार्टी, कभी हमें लगता है कि लेफ्ट ही पूरी हो गई है। तो आज की तारीख में आइडियोलॉजीज के बेसिस पे इतना डिफरेंसेस बचा नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने आप को बहुत ज्यादा इवॉल्व कर लिया है। उन्होंने जब वो भी आपस में पावर टसल कर रही है तो वो भी अपार्ट फ्रॉम द आइडियोलॉजी बहुत सारी चीजों के बेसिस पे, बहुत सारी चीजों के बीच में वो उतरी है लोगों के बीच में चुनाव लड़ने के लिए। सो ये डिफरेंशिएशन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लर होते जा रहा है, ठीक। आगे आपको इतना समझ में। देन moving forward, there are three kinds of party system in the world। अब हम वर्ल्ड में पार्टी सिस्टम को समझते हैं, ये आपने एनसीईआरटीज वगैरह में भी पूछा पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम इनको देख लेते हैं। यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा वन पार्टी सिस्टम क्या है, ये सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये बस आपको एक बेसिक डेवलप कर रहा है। और इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो मैं खुद आपको बताऊंगा कि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से या उससे। बाकी ये वाला जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर ये वाला टॉपिक हमें क्लियर होगा, सो हमें जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। नाउ वन पार्टी सिस्टम, जहां एक ही पार्टी है, जिसे हम चाइना की बात कर लेते हैं, ठीक है, वहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, बस वही चुनाव लड़ती है और वही सत्ता में आ जाती है। और जैसे हमने पहले यूएसएसआर में भी देखा था, ठीक है, फॉर्मर कम्युनिस्ट यूएसएसआर, वन पार्टी सिस्टम मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, बस उन्हीं में इलेक्शन हो जाता है, उसी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर उतरते हैं, चुनाव वगैरह हो जाते हैं, ठीक। सो वन पार्टी सिस्टम क्लियर है। वन पार्टी सिस्टम में तो कोई डाउट ही नहीं है। टू पार्टी सिस्टम में दो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, लाइक रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स। कहां पे है रिपब्लिक एंड डेमोक्रेट? हमने देखा यूएसए में, वहां दो पॉलिटिकल पार्टी है। ब्रिटेन में लेबर एंड कंजर्वेटिव पार्टी। तो जहां दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती है और उनके बीच में चुनाव करने के लिए, मतलब पावर हासिल करने के लिए एक टसल रहता है, तो ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम इन विच देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होती है, लीडिंग टू द formation of coalition government, as for example in France, Switzerland, Italy and India। इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे भी सरकार आधी से ज्यादा बार कोएलिशन से बनती है। वो तो हमने 2014 और 2019 में देखा कि हाँ मेजॉरिटी मिली है, बाकी यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इंडिया में, ये आपको भी पता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, क्लियर है। सिंपल सा है, वन पार्टी सिस्टम क्या है, टू पार्टी सिस्टम क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, एंड ये आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटीज वगैरह में, सारी चीज में इन्होंने ये सारी चीजें आपने डिस्कस भी की होंगी। नाउ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया की जो पार्टी सिस्टम है, एक बार हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बिल्कुल इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज है। ऑल्दो हम बीजेपी और कांग्रेस को एकदम मेन रोल देखते हैं, लेकिन आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहां पे है ना, वहां पे बीजेपी वगैरह का इतना वो है ही नहीं बेस, आपको भी पता होगा कि वहां पे है ही नहीं उनका बेस, वो मानते ही नहीं इनको पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारी हैं, जैसे बिहार में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है, तमिलनाडु में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इंडिया में एक मल्टी पार्टी सिस्टम का है, और यूजली होता यह है कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है तो यही पार्टी जितनी भी होती है, कुछ सरकार के साथ में आ जाती है, कुछ विपक्ष में चली जाती है, तो ये आपस में मिलके कोएलिशन सरकार बना लेती है सब मिलके, ठीक है। क्लियर है, मल्टी पार्टी सिस्टम आपको समझ में आ गया। देन वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम? अभी तो आपने बोला कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जिसको हमने कांग्रेस एरा बोला था, कांग्रेस हेजीमनी बोली थी, ठीक है। एक रजनी कोठारी एक बहुत ही फेमस स्कॉलर है, उन्होंने जो इनिशियल ईयर से 1967 से पहले अगर आप देखो तो जहां नजर जाए वहां कांग्रेस ही कांग्रेस, स्टेट्स में देखो, सेंटर में देखो, है ना, पूरी बस सारी सीट्स कांग्रेस की है, अपोजिशन एकदम नाम मात्र का है ना। तो उस एरा को हमने बोला था कांग्रेस एरा, ठीक है। तो वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम का भी इंडिया में हमको कल्चर देखा गया कि जहां नजर जा रही है वहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी है।
आज के टाइम में हम लोग देखें तो आज के टाइम में ऐसा नहीं है। ऑल्दो अगर हम कहें कि सेंटर में एक पार्टी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है, लेकिन स्टेट्स में नहीं है। स्टेट्स में आप सिनेरियो देखो तो वेस्ट बंगाल में अलग, साउथ इंडिया अलग है पूरा, ठीक है। तो और बहुत जगह अपनी अपनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। तो आज के टाइम में, एट प्रेजेंट टाइम में, एक पार्टी का इतना ज्यादा डोमिनेंस होना हमें नहीं नजर आता है, और ये पॉसिबल भी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे देश आजाद हुआ था, एक ही पॉलिटिकल पार्टीज थी, और जो भी हो सारे लोग उसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड भी थे, ठीक है। जब नेशनल मूवमेंट हुआ तो सब कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट थे, और इस तरीके से देश को आज़ादी मिली थी। तो लोगों के मन में वो भी था कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई है। अपोजिशन था ही नहीं, अपोजिशन के नाम मात्र कुछ थे, किसी को चुनाव लड़ना था तो उसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता था। सो इस तरीके से एक वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम भी हमने देखा। आज के तारीख में हम लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी देखते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आज के तारीख में आइडियोलॉजी के अलावा भी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी चीजें देखती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कोई आइडियोलॉजी हो, बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है। जैसे हम देखते हैं, हमने जैसे देखा था यूएसए और ब्रिटेन में क्या होता है, वो पूरी एकदम आइडियोलॉजी के साथ में उतरते हैं, एकदम आइडियोलॉजी के साथ में चुनाव में उतरेंगे और उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इंडिया में आइडियोलॉजी है, लेकिन कुछ हद तक वो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। आज के टाइम में हम बहुत सारी दूसरी चीज ले आते हैं, कास्ट, रिलीजन, बहुत सारी जो दूसरी चीजें हैं उन सबको लेके आ जाते हैं, एंड देन हम चुनाव लड़ते हैं। इवन इकोनॉमिक्स टर्म में हम देखें तो आइडियोलॉजी की लाइन भी कहीं ना कहीं ब्लर होती जा रही है। पर्सनैलिटी कल्ट, हम लोग पर्सनैलिटी कल्ट बहुत देखते हैं। एक पार्टी से ज्यादा एक इंसान को माना जाता है, ठीक है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का खेल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी और इन्हीं का है। अगर हम चलो सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता था, ठीक है। वो कांग्रेस से पहले वो थे। फिर मिसेस इंदिरा गांधी का देखा गया था कि उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग थी, ठीक है, इतनी फियरलेस पर्सनालिटी थी, तो उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। आज के टाइम में देखें तो प्राइम मिनिस्टर को देखें तो उनकी पर्सनालिटी को इतनी ज्यादा कर दी गई कि वो बीजेपी तो कहीं साइडलाइन ही हो गई, हर जगह उनकी फोटो लगी रहती, अच्छे बड़े बड़े उसमें तस्वीर है ना, आप लोग देखते होंगे कि कुछ भी हो तो उन्हीं की फोटो लगी रहती है। तो पर्सनालिटी कल्ट, वो एक चेहरे को इतना आगे करने का जो फिनोमिना है ना, कि इस चेहरे को आगे कर दो, बाकी की पार्टी को देखें कि क्या है क्या नहीं है। वो पर्सनालिटी कल्ट, कुछ भी अनाउंसमेंट करना है तो वो एक इंसान ही करेगा। तो इंडिया में ये पर्सनालिटी कल्ट बहुत ज्यादा है। दूसरे मिनिस्टर तो सारे साइडलाइन ही हो जाते हैं, उनका कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ एक इंसान के अराउंड सारी चीजें रिवॉल्व कर रही है। क्लियर? ये जो सारी चीजें हैं ना, इनको आप प्रेजेंट से रिलेट करा करो कि प्रेजेंट में क्या ऐसा हो रहा है। ये जो भी फीचर्स हैं, पार्टी सिस्टम आप देखते आ रहे हो, पार्टी सिस्टम ऐसा कुछ नहीं, आपने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की है आपकी डे टू डे लाइफ में। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देखो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फैक्टर्स। आज भी हम उन ट्रेडिशनल फैक्टर्स पे ही चुनाव लड़ते हैं। कास्ट को लेके आज भी हम चुनाव में उतरेंगे इंडिया में तो कास्ट से रिलेटेड बात होगी ही, रिलीजन से रिलेटेड बात होगी ही। हम ये नहीं, हम डेवलपमेंट की ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ वही कास्ट और इन सब की, चुनाव में तो उन सब की ही बात होती है, और जो वहां पे रैलियां होती हैं तो बस उनमें यही कि इसको इतना मार दिया, इस रिलीजन का, ये वो सब जो भी है, बस वही सारी बातें चलती रहती है। तो बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फैक्टर्स में हम बात करते हैं। देन इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, इंडिया में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आई, जैसे AIADMK है ना, DMK, या फिर हम JDU देख लेते हैं बिहार में, ठीक। तो बहुत सारी, वेस्ट बंगाल में अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। तो बहुत सारी रीजनल, स्टेट लेवल पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हो के आई है, और ये पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज कर रही है। एक तरीके से ये सही भी है, जब हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे, लेकिन एक तरीके से सही भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखने के लिए, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा। फैक्शंस एंड डिफेक्शंस, अब हमारे यहाँ आइडियोलॉजी वाला सिस्टम तो हो ही गया खत्म। यहाँ पे MP MLA इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं, किसी को इतने रुपए दे दिए, अच्छा चलो आज उसने ज्यादा रुपए दे दिए, उधर चले जाते हैं, अच्छा वापस इस पॉलिटिकल पार्टी ने ज्यादा रुपए दे दिए, चलो वापस यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, अच्छा मुझे मंत्री बनाया गया तो मंत्री बनाया जाएगा, उस पॉलिटिकल पार्टी में चले जाऊंगा। तो फैक्शन डिफेक्शन हम देखते हैं कई बार, तो एक पॉलिटिकल पार्टीज में भी स्प्लिट दिखा है, जैसे कांग्रेस भी 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टीज में भी हमने स्प्लिट देखा है। और जो MPs MLA होते हैं उनमें भी हमने स्प्लिट देखा है, कोई अपने दल बदल रहे हैं, तो तब क्या लोग आइडियोलॉजी भूल जाते हैं?
कि अब वो उस समय के लिए वो आइडियोलॉजी भूल जाते कि आज कांग्रेस की आइडियोलॉजी अच्छी लगी तो कांग्रेस में चले गए, कल बीजेपी की आइडियोलॉजी अच्छी लगी तो उसमें चले गए। और कई बार एक पूरा पॉलिटिकल पार्टी भी स्प्लिट हो जाता है। लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन। अपोजिशन डेमोक्रेसी का बैकबोन है। अगर अपोजिशन नहीं हो तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, अथॉरिटेरियन टेंडेंसी आ जाती है, फिर मजे नहीं आते हैं ना। जो भी हो कंट्री में कितना भी कुछ कहो, जब तक अपोजिशन नहीं होता ना मजे नहीं आते, क्योंकि सरकार को कोई ना कोई सवाल करने को तो होना ही चाहिए। जब तक कोई सरकार से सवाल क्वेश्चन नहीं करता, लोगों की बात नहीं सुनता, तब तक चीजें सामने नहीं आती। अब लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन से इसमें आपको एक चीज देखनी है कि जब वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम हमने देखा था तब अपोजिशन नहीं था, तब अपोजिशन के नाम पे कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी और उनके हिसाब से पूरे देश का डेवलपमेंट हो गया। इवन इन द प्रेजेंट टाइम अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंट टाइम में इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था, आज के टाइम पे अपोजिशन है, लेकिन वो इस वर्ड को अगर हम अंडरलाइन करें इफेक्टिव, ये वाली चीज मिसिंग है। अपोजिशन तो है आज के टाइम में, हम देख रहे हैं अपोजिशंस हैं, लेकिन ये इफेक्टिव वाली चीज मिसिंग है। क्योंकि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इसमें आप खुद चीजों को नोटिस करो, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी वो अपने मुद्दे पे ही बड़े खुश है कि हमारे स्टेट में हम जीत जाएं, बस बाकी का हमको क्या करना। फिर उनको बाकी का ध्यान तब आता है जब चुनाव आते हैं, तब बाकी के 4 साल उनको कुछ नहीं करना, हम हमारे स्टेट में जीत गए हैं। तो रीजनल पार्टीज का तो वैसे भी यहाँ पे रोल खत्म हो गया, क्योंकि उनको सिर्फ अपने चुनाव से मतलब है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को पावर टसल ही रहता है, उनको चाहिए क्या होता है, पावर चाहिए होती है, बेसिकली पावर अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का ही हो गया। अब जो अपोजिशन में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, इवन इन द प्रेजेंट टाइम हम देखते हैं तो इतना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमें नहीं सुनने को मिलता। तो होता ये कि सरकार बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, सरकार इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि अपोजिशन की आवाज को ही दबा दिया जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, हम लोग ऐसा सोचते हैं। इवन इन द प्रेजेंट टाइम हम लोग देखें तो अपोजिशन, आज अपोजिशन ने कुछ सरकार के खिलाफ कुछ एलिगेशन लगाया, फिर 10-15 दिन कुछ पता नहीं होता, फिर 15 दिन बाद, मतलब एक लाइन से सारी चीजें नहीं चल रही ना। हम कितना ब्रेक देख रहे हैं कि चलो आज उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, ये हुआ, ठीक है, फिर 10-15-20 दिन कुछ नहीं हो रहा, फिर 20 दिन बाद और 2 दिन में कुछ क्रिटिसिज्म हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर 15-20 दिन कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इफेक्टिव अपोजिशन की पहचान नहीं है। और सरकार की पावर को चेक करना हो तो अपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप इसे प्रेजेंट से रिलेट कर लीजिए, किसी भी सरकार के पास में इतनी ज्यादा अगर पावर आ जाए तो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेरियनिज्म की टेंडेंसी आ जाती है। मेजॉरिटी होना अच्छी बात है, मेजॉरिटी से डेवलपमेंट होता है, नो डाउट। जब नंबर होते हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छे से हो सकती है, बिल्स वगैरह जो नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव में होते हैं वो बिल्स वगैरह भी पास हो जाते हैं। लेकिन फिर जब वो सरकार भूल जाती है कि हमें, वो अपने जब पॉइंट से भटकने लगती है ना, हम ऐसा बोलते हैं ना, आप लोगों से भी घर वाले, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि अपनी लाइन पे रहो, है ना, अपनी लाइन मत छोड़ो। तो ये जब कॉमन वाली बात होती है, तो जब वो सरकार उस लाइन को भूल जाती है, जब वो अपनी बाउंड्रीज को भूल जाती है, तब ये जो काम होते हैं ये अपोजिशन के होते हैं कि उन्हें याद दिलाना कि यू आर फॉरगेटिंग। ठीक है, और जब ये अपोजिशन काम ढंग से नहीं करता है तो फिर चीजें ठीक नहीं होती है। क्लियर है, एक जनरल पर्सपेक्टिव मुझे आपको देना था। ये इंडिया की पार्टी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सब को आप डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व करते ही होंगे। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टी, नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। अब तक अच्छी बातें हो गई हैं, अब आप अच्छे से बैठ जाइए, एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए, पेंसिल पेपर हाथ में ले लीजिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें आने वाली है जो सर के ऊपर से जाएगी। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ में अब आप चीजों को सुनिएगा। आगे 1-2 मिनट में वो चीजें स्टार्ट होने में ही हैं, जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट देम रिकॉग्निशन एज अ स्टेट एंड नेशनल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। The other parties are simply declared at registered and unrecognized party। अब देखो इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड करना। ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि बीजेपी का रातों रात मन बन गया कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और हमने बोला ये बीजेपी एक पार्टी है, चलो आओ वोट दो, ये सब नहीं हो रहा ना, पहले उसको रजिस्टर किया गया है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन उस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करता है। सबसे पहला इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन सबसे पहले उस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करता है। ठीक, फिर अगर
जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो गई, मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर किया, मान लो बीजेपी को रजिस्टर किया, फिर जब पोल्स वगैरह हुए या हम पास्ट ईयर के पोल्स वगैरह देखते हैं तो बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, बीजेपी ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया या ठीक ठीक भी परफॉर्म किया, तो इलेक्शन कमीशन उसे स्टेटस देते हैं। कौन सा स्टेटस देते हैं इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेटस देते हैं दैट इज ईदर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, या फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, या फिर कौन सा स्टेटस देते हैं, या फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। अब इनको कोई ना कोई स्टेटस दे रहा है, ठीक है, इनको कुछ ना कुछ इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ एक स्टेटस ही समझ लो, या तो इस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोल रहे हैं या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बोल रहे हैं। तो एक तरीके से ये बीजेपी के लिए क्या हुआ, ये बीजेपी के लिए एक तरीके से क्या हुआ, रिकॉग्निशन हुआ ना। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि बीजेपी के लिए क्या हुआ, रिकॉग्निशन हुआ, ठीक है, एक तरीके से बीजेपी के लिए ये रिकॉग्निशन हुआ, इनको बीजेपी को रिकॉग्नाइज किया गया। किसको रिकॉग्नाइज किया गया? बीजेपी को रिकॉग्नाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल एंड पॉलिटिकल पार्टीज। और ये किस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करते हैं? ये काम किसका है? पार्टियों को रिकॉग्नाइज करने का काम है इलेक्शन कमीशन का। किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन इनको रिकॉग्नाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। किसके बेसिस पे? पोल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक ठीक परफॉर्मेंस किया तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। इनको भी हम अभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आप सुपरफिशियल लेवल तो समझिए, एक स्टोरी तो बनाइए पहले आपके मन में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने इनको रिकॉग्नाइज कर दिया, या तो स्टेट या नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी के, उसमें इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को रिकॉग्नाइज कर दिया। क्लियर है? ये सारी चीजें यहां तक आपको क्लियर हुई। अब मान लो मेरा हो गया चुनाव लड़ने का मन, ठीक, मेरा चुनाव लड़ने का मन हुआ। अब मैंने कांग्रेस से भी चुनाव नहीं लड़ा और मैंने बीजेपी से भी चुनाव नहीं लड़ा। अच्छे, मैंने खूब पैसे कमा लिए हैं और अब मैंने सोचा है कि चलो यार अब चुनाव ही लड़ा जाए, कुछ अच्छा करा जाए जीवन में, चुनाव लड़ते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा। अब जब मैं चुनाव लड़ने उतरा तो मैं बीजेपी में नहीं गया, मैं कांग्रेस में भी नहीं गया, और भी जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं मैं उन सब में किसी में भी नहीं गया, ठीक है। मैंने सोचा कि मैं अपने हिसाब से मैं अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, या मैं अपने हिसाब से अपने हिसाब से मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ लूंगा, या मैं अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लूंगा। हम 4 दोस्त थे, हम चारों ने सोचा कि चलो अपन अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे। तो मैं गया इलेक्शन कमीशन के पास में। अब इलेक्शन कमीशन के पास में जब मैं गया तो हमने ये देखा था कि पार्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू नेशनल एंड स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज। इन दो में पार्टी को क्लासिफाई किया जाता है। तो जैसे मैं इलेक्शन कमीशन के पास सबसे पहले गया कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे और मेरे फ्रेंड्स को चुनाव लड़ना है, तो मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करवाया, मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले रजिस्टर करवाया इलेक्शन कमीशन के पास में कि मेरी ये पॉलिटिकल पार्टी है और मुझे चुनाव लड़ना है। अब बारी आई रिकॉग्नाइज करने की, ठीक है, अब बारी रिकॉग्नाइज करने की आई। तो इलेक्शन कमीशन देखेंगे, मेरा पोल परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि मैं जीत रहा हूं नहीं जीत रहा हूं, कितने परसेंट वोट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अब मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर मेरी पॉलिटिकल पार्टी अनरिकॉग्नाइज होगी, क्योंकि अब जब मैं अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा हूं तो फिर मेरी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल या स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा क्यों दिया जाए? जब मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तभी तो रिकॉग्निशन मिलेगा। आप अच्छे से मार्क्स लेके आते हो तभी आपको आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल में रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए फिर भी आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है ना। आप कुछ अच्छी चीज कर रहे हो, कुछ बड़े लेवल पे कुछ ठीक कर रहे हो, लोगों की नजर में आ रहे हो, तब आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मैंने रजिस्टर करवाई मेरी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास में। जब भी चुनाव लड़ना होता है तो रजिस्टर तो करवाना होता है। तो मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जैसी रजिस्टर करवाई तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें रिकॉग्निशन तो नहीं दे सकते, तुम्हारा पोल परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। सो मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो सिद्धार्थ पटेल की जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, दैट पॉलिटिकल पार्टी विल बी रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी मेरी। क्लियर है? रजिस्टर होगी लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी, क्योंकि
मुझे इतना पोल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, मैंने अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाया है तो मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, लेकिन रजिस्टर्ड दिखा दिया, मतलब एडमिशन ले लिया है मैंने, एडमिशन ले लिया है लेकिन रिजल्ट मैंने अभी दिया नहीं है तो मैं अनरिकॉग्नाइज्ड ही हूं। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। The recognition granted by commission to the parties determine the right to certain privileges like allocation of party symbol, provision of time for political broadcast on state-owned television, radio station and access to electoral rolls. अब इनको रिकॉग्नाइज किया है तो इनको कुछ ना कुछ तो चीजें मिलेंगी ना, जैसे आपकी क्लास में जो टॉपर होता है उसको भी कुछ ना कुछ फेवरेटिज्म जैसे चीज मिलती है टीचर से, तो वो फेवरेटिज्म वाली चीज भी, वो फेवरेटिज्म जब उस बच्चे को मिलता है तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी रिकॉग्नाइज किया तो ये भी कुछ ना कुछ चीज लेंगे, फेवरेटिज्म जैसी कुछ चीजें इलेक्शन कमीशन से, है ना, लेकिन वो बाय रूल होगी, वो सारी चीजें बाय रूल होगी। आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने समझाया कि जिसको रिकॉग्निशन मिलती है उसको थोड़ा सा एडवांटेज भी होता है, तो सेम वे में पॉलिटिकल पार्टीज में जिसको रिकॉग्निशन मिली है उनको भी कुछ एडवांटेज होगा। अब उनको एडवांटेज में क्या होगा कि उनके पार्टी सिंबल, उन्हें पार्टी सिंबल जो मिलेगा वो थ्रू आउट द कंट्री एक ही होगा। जैसे बीजेपी का जो पार्टी सिंबल है, जो वो कमल का फूल है, वो पूरी कंट्री में एक जैसा है क्योंकि वो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है। आपको स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी होगी तो पूरे स्टेट में वो सिंबल कोई नहीं ले सकता उसके अलावा। अब वो कमल का फूल कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती क्योंकि वो बीजेपी को मिल गया। कांग्रेस है तो कांग्रेस का पॉलिटिकल सिंबल पूरे स्टेट में कोई भी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती क्योंकि वो नेशनल पार्टी है। क्लियर, ठीक है। पार्टी सिंबल, देन provision for the time on political broadcasts on state on television and radio station and access to electoral rolls। अब जो state on television है जैसे डीडी भारती वगैरह, ये जो रेडियो स्टेशन है या फिर जो दूरदर्शन वगैरह हम कह लेते हैं, वहां पे क्या होता है पॉलिटिकल ब्रॉडकास्टिंग, इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मिलता है, टाइम मिलता है एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन इनको कुछ टाइम एलोकेट करता है। ये रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का फायदा है। जिसको जितने वोट मिले उसको उतना टाइम देता है इलेक्शन कमीशन कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टीजमेंट कीजिए। क्लियर, देन एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल्स। एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल्स मतलब इनको सारी चीज बताई जाती है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इतने वोटर है, ऐसा है, जो भी सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि वोटर है तो पूरे घर पता नंबर सब दे दिया उन्होंने कि कॉन्टैक्ट नंबर है, मतलब सिर्फ एक ऊपर से एक आइडिया बता देते कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतने वोटर्स हैं, यहाँ पे इतने वोटर्स हैं, तो ये उस हिसाब से ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैलियां वगैरह करती हैं। तो ये इनको रिकॉग्निशन मिलता है, ये फायदा है नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रिकॉग्निशन होने का। और रिकॉग्निशन के तो फायदे ही फायदे हैं चाहे कहीं भी हो, ठीक है। फर्दर द रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नीड ओनली वन प्रपोजर फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन। जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो इनको एक ही प्रपोजर की जरूरत होती है, एक ही इंसान जो रहता है, इनको वन प्रपोजर की ही आवश्यकता होती है। प्रपोजर और ये सारी चीजें क्या होती है, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो आपको ध्यान होगी, जब मैंने आपको बताया था 50 प्रपोजर्स और ये सारी चीजें 20 प्रपोजर्स, तो ये आपको पता होगा। ऑल्सो दीज पार्टीज आर अलाउड टू हैव 40 स्टार कैंपेनर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन and the registered unrecognized party are allowed to have 20 star campaigners। अब स्टार कैंपेनर्स क्या होता है, स्टार कैंपेनर्स मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा। मान लो मैं लड़ रहा हूं चुनाव बीजेपी से, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मैं बीजेपी से चुनाव लड़ रहा हूं। अब मेरी पॉलिटिकल पार्टी के स्टार कैंपेनर कौन होंगे, मैं लड़ रहा हूं बीजेपी से चुनाव एंड दैट टू इन भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होगी ना, ऐसा थोड़ा ना बीजेपी से चुनाव लड़ रहा हूं तो हर कहीं से लड़ लूंगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भोपाल, ठीक है। अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो जब हम चुनाव लड़ते हैं तो एक लिमिट सेट की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तब मैं आपको वो लिमिट एग्जैक्ट बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, लेकिन एक लिमिट सेट की जाती है कि सिद्धार्थ पटेल आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू कि सिद्धार्थ आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70 लाख रुपीस खर्च कर सकते हो। किसके लिए खर्च कर सकते हो, अपने चुनाव प्रचार और इन सारी चीजों के लिए आपकी लिमिट है 70 लाख, ठीक। अब मैं चुनाव किससे लड़ रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं बीजेपी से। तो बीजेपी क्या है, बीजेपी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो यहां पे है कि मैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो सकता है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 40 स्टार कैंपेनर आ सकते हैं। ऑल्सो दीज पार्टीज आर अलाउड टू हैव 40 स्टार कैंपेनर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। अब मेरे इसमें
स्टार कैंपेनर्स आ सकते हैं, ठीक है, स्टार कैंपेनर्स आ सकते हैं मेरे चुनाव के प्रचार करने में। अब क्वेश्चन यही आता है कि सर स्टार कैंपेनर क्या होता है? तो देखो स्टार कैंपेनर ये होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो स्टार कैंपेनर हो गए। कैसे हो गए कि बीजेपी में उनका नाम है, ठीक है। अब चुनाव तो मैं लड़ रहा हूं भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, 70 लाख लिमिट तो मेरी सेट की गई है इलेक्शन कमीशन ने कि आप 70 लाख रुपीस खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि वो स्टार कैंपेनर है मेरी पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो स्टार कैंपेनर हुए, तो इन 70 लाख रुपए के अलावा और रुपए खर्च हो सकते हैं। जो स्टार कैंपेनर को मैं बुलाऊंगा, वो जो चुनाव प्रचार करेंगे, वो जो जगह जगह जाएंगे, वो जो लोगों को बोलेंगे कि इस इंसान को वोट देना, इस इंसान को वोट देना, तो वो 70 लाख की लिमिट के अंदर नहीं आएगा। स्टार कैंपेनर का खर्चा इस लिमिट के अंदर नहीं आता है, स्टार कैंपेनर का खर्चा इस लिमिट के बाहर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं और क्लियर इसको करते हैं तो चीजें आपको और समझ में आएगी। मैंने आपको बताया कि 70 लाख रुपीस मेरी लिमिट सेट की गई है चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। मैं इससे ज्यादा रुपए खर्च नहीं कर सकता हूं अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो, नहीं तो फिर मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। अब मैंने बुलाया प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, वो मेरी पॉलिटिकल पार्टी के स्टार कैंपेनर है, तो उनके आने जाने, हेलीकॉप्टर से आए गए, इधर उधर घूमे करे, उसमें मेरा खर्चा हो गया 40 लाख, उसमें मेरा खर्चा हो गया 40 लाख, ठीक है, 40 लैक्स, उसमें मेरा 40 लाख खर्चा हो गया है उनको बुलाने करने में। और मैं ऑलरेडी अपनी 70 लाख की लिमिट खर्च कर चुका हूं, ठीक है, ये ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं और अब उनके आने में 40 लाख रुपए और लग गए। तो 70 + 40 कितने हुए? 70 + 40 कितने होते हैं? 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो 11 लाख रुपए मेरे टोटल, मतलब 70 लाख + 40 लाख, मतलब 1 करोड़ से ऊपर मैंने रुपए खर्च कर दिए इसमें। 11 लाख गलत बोला, 1 करोड़ से ऊपर मैंने रुपए खर्च कर दिए उसमें। तो मेरी तो 70 लाख वाली लिमिट को मैं एक्सीड कर गया ना। मुझे तो लिमिट जो मिली थी वो 70 लाख की मिली थी, लेकिन मैंने मोर देन 1 करोड़ रुपीस खर्च कर दिए हैं, तो भी मैं डिस्क्वालीफाई नहीं रहूंगा, क्योंकि जो स्टार कैंपेनर का जो खर्चा है, जो स्टार कैंपेनर का खर्चा है, वो मेरी इस लिमिट में इंक्लूडेड नहीं है। और कितने स्टार कैंपेनर का उसमें हमने देखा था कि जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके 40 स्टार कैंपेनर, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनके 20 स्टार कैंपेनर चुनाव प्रचार कर सकते हैं, और रिकॉग्नाइज्ड के 40 स्टार कैंपेनर चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। हम जो इतने फिल्म इंडस्ट्रीज के जो लोग देखते हैं कई बार कि वो जाते हैं कहीं जगह जगह, बोलते हैं हमें वोट देना वोट देना। अब उनको कुछ नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन वो जाते हैं, तो वो क्या हुए? वो स्टार कैंपेनर हुए ना उस पॉलिटिकल पार्टी के, क्योंकि वो एक फेमस पर्सनैलिटी है। तब जो गाँव में लोग रहते हैं उनको क्या पता कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, कौन उनके फेवर में करेगा, ये सारी चीजें आपको भी पता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी एक फेमस पर्सनालिटी को इसलिए उतारती है कि मान लो कोई एग्जांपल के तौर पे कोई हीरो हीरोइन को उतारा उन्होंने, ठीक है, बॉलीवुड से किसी को उतारा, गांव में भेज दिया कि चलो तुम चुनाव प्रचार करो, तो वो गांव वाले खुश हो जाएंगे कि इस पॉलिटिकल पार्टी के बहाने हमने उनको देख लिया, चलो उसको वोट दे के आ जाते। तो ऐसे स्टार कैंपेनर वाली भी ये ट्रिक होती है। क्लियर है? तो एक ये स्टार कैंपेनर वाला भी इनको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के पास में ये एडवांटेजेस हैं। द ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ दीज स्टार कैंपेनर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट ऑफ देयर पार्टी। इनके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं ये उसमें एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ये जो कितने रुपए खर्च होना है, कितने नहीं बचना है, स्टार कैंपेनर के क्या रुपए हैं, ये जब हम जब सब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तब हमें और ज्यादा चीजें क्लियर होगी और ज्यादा एक बेटर क्लैरिटी होगी। सॉरी, एवरी नेशनल पार्टी इज अलोकेटेड सिंबल exclusively reserved for it throughout the country. Every state party is allotted a symbol exclusively reserved for its use throughout the state. ठीक है, ये वाली चीज मैं आपको बता चुका हूं कि इन दोनों का क्या मतलब है, कि इनका जो सिंबल होगा नेशनल पार्टी का वो थ्रू आउट द कंट्री सेम होगा, और स्टेट पार्टी का जो सिंबल होगा वो थ्रू आउट द स्टेट उस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल कोई नहीं ले सकता। A registered unrecognized party on the other hand can select a symbol of a list of free symbols. अब मान लो मैंने जैसे अपना इंडिपेंडेंट वाला वो बताया था
कि मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर तो कर दी, लेकिन मेरी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ सिंबल मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे सिंबल ही नहीं मिलेगा। तो इलेक्शन कमीशन के पास कुछ लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल होती है जो ये पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं होते, कुछ फ्री मतलब कुछ ऐसी फ्री सिंबल्स होते हैं, गैस की टंकी, ये ऐसे जो कुछ कुछ फ्री सिंबल्स हम कई बार देखें ना, कुछ अजीब अजीब से ऐसे सिंबल्स, ये क्या होते हैं, ये फ्री सिंबल्स होते हैं। तो मुझे इलेक्शन कमीशन एक लिस्ट दे देंगे कि 10-15 देखो फ्री सिंबल्स है, तुम इनमें से जो तुमको ठीक लग रहा है वो ले लो, ठीक है। ये वाली चीज भी आपको क्लियर हुई। मैं अपना सिंबल चूज कर सकता हूं, लेकिन ये जो लिस्ट मिलेगी उसमें से ही चूज करना होगा। इन अदर वर्ड्स द कमीशन स्पेसिफाई सर्टेन सिंबल्स एज अ रिजर्व सिंबल। अब कुछ सिंबल रिजर्व सिंबल होते हैं, वो कौन से सिंबल होते हैं, जो स्टेट और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, which are mean for the candidate set up by the recognized parties and free symbols which are mean for the other candidate। recognized party के क्या होते हैं, रिजर्व सिंबल्स होते हैं, और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के कुछ भी नहीं होते, जो फ्री है उनमें से कुछ ना कुछ चूज कर लो। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ नेशनल पार्टी। कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बनती है, उसकी कंडीशन क्या है। अब आज की तारीख में मैं बोलूं कि 6 या 7 पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसकी क्या कंडीशन है। ऐसे तो अभी तक हमने ये बात करी थी कि सर पोल के परफॉर्मेंस पे, पोल के परफॉर्मेंस पे मैं कैसे डिफाइन करूं कि नेशनल पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी, उसका भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा ना। उस क्राइटेरिया को देखते हैं और इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट 2016 की बात है, अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड। एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल करेगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो वह नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। इफ इट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड पोल्स इन एनी ऑफ द 4 स्टेट और मोर एट द जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन एडिशन इट विंस 4 सीट इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट्स और स्टेट, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि 6% वैलिड वोट्स मिलने चाहिए। कितने, 6% वैलिड वोट। सीट्स की बात नहीं हो रही, जितने भी टोटल वोट डले हैं, ठीक है, जितने भी टोटल वोट डले हैं उसके 6% वोट्स डलने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, टोटल वैलिड वोट, 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, जितने भी टोटल वोट्स डले हैं उनके 6% होने चाहिए। उनका क्या होना चाहिए, 6% होना चाहिए। इसमें हमें अंडरलाइन हमें जो चीज ध्यान रखनी है वो यहाँ पे है, वोट्स की बात हो रही, सीट्स की बात नहीं हो रही। 6% जितने भी टोटल वोट डले हैं उस वोट का 6% उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए। ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से समझा। देन कमिंग बैक टू एट इन एनी 4 और मोर स्टेट एट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली, किसमें, 4 स्टेट में वो वैलिड वोट डलने चाहिए। किसमें, 4 स्टेट में, ठीक है। 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन 4 स्टेट, इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स में वो वैलिड वोट्स होने चाहिए, ठीक है, 4 स्टेट। अब इसमें 4 स्टेट इसलिए लिया गया है, इसके पीछे भी लॉजिक है। मान लो जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको अपने स्टेट में 6% वोट लाना बहुत सरल होगा, है ना। 6% वोट लाना सरल होगा कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सरल होगा। लेकिन 4 स्टेट की कंडीशन इसलिए रखी गई है क्योंकि 4 स्टेट का टोटल 6% वोट लेके आना है, तो वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क होगा। 6% ऑफ द टोटल वोट्स, अगर मान लो बहुजन समाज पार्टी, एग्जाम्पल लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश से 6% वोट लेके आ गई और दूसरे 3 स्टेट में उसको वोट नहीं मिले, तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहलाएगी। यहाँ पे 3 स्टेट, यहाँ पे जो 4 स्टेट, सॉरी, यहाँ पे जो 4 स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, 4 स्टेट में इतने वोट्स मिलने चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि तुम्हारी नेशनल प्रेजेंस है। अगर तुम एक स्टेट से 6% वोट लेके आ रहे हो तो इसमें तो हमें ये लग रहा है कि तुम्हारी स्टेट में प्रेजेंस है। लेकिन हम बात करें नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए 4 स्टेट में टोटल 6 वैलिड वोट्स मिलने चाहिए। यहां पे आप खुद सोचो, अगर जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप में से जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं,
आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये बहुजन समाज पार्टी का एग्जांपल लेते हैं, हमने उसका एग्जांपल लिया, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, लेकिन तो भी वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपने कैंडिडेट मध्य प्रदेश में, पंजाब में, वो ऐसे स्टेट्स देख लेती है, वो यहाँ पे भी अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारती है कि जाओ आप वहां पे चुनाव लड़ो, है ना, ऐसा होता है। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है, बट उसकी प्रेजेंस कहाँ पे, प्रेजेंस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। वो इन स्टेट में क्यों, वो इन स्टेट में अपने कैंडिडेट्स क्यों उतारती है, ताकि ये जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वाला, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का उन्हें दर्जा मिला रहे, उन्हें नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की कैटेगरी में वो आती रहे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टेट्स की बात की गई है। अगर सिर्फ एक स्टेट की बात होती तो वो तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से वोट लेके चली जाती, लेकिन 4 स्टेट की बात की गई है, तो मध्य प्रदेश में भी अपना कैंडिडेट उतार दो, पंजाब में भी उतार दो, राजस्थान में भी उतार दो, जहां उन्हें लगता है कि जहां से हमें वोट मिल सकता है वहां अपना कैंडिडेट उतार दो। क्लियर है, आ गया ये चीज आपको समझ में। इट सिक्योर 6% of valid votes polled in 4 or more states at a general election to Lok Sabha or Legislative Assembly. In addition, it wins 4 seats in Lok Sabha from any state or states. ठीक है, या फिर वो 6% उनको वोट मिले लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, जैसे 6% वोट्स उनको मिल जाए, जैसे मध्य प्रदेश की यहाँ पे 6% उनको राजस्थान, अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली के भी उन्हें अगर वोट्स मिलेंगे तो भी। क्लियर है। इन एडिशन, एडिशन में क्या है, इन एडिशन उनको 4 सीट्स मिलनी चाहिए लोकसभा में फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट। अब वो 4 सीट कोई एक स्टेट से भी हो सकती है या फ्रॉम एनी स्टेट्स या फिर दूसरे स्टेट से भी हो सकती है। क्लियर है। देखो एक बार ठंडे दिमाग से शांत, ठीक है, एकदम शांत हो जाओ, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है, मतलब बहुत दिमाग लगा के इसे समझना होगा। एक बार फिर से समझते हैं, ठीक, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को एक बार में समझ नहीं आया होगा। इफ इट इंश्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स, उन्हें 6% वोट्स मिलने चाहिए, जितने भी टोटल वोट्स हैं, जितने भी टोटल वोट्स डल रहे हैं उसके 6% वोट उनको मिलने चाहिए। ये वाली चीज है। इन एनी 4 और मोर स्टेट, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में 6% वोट्स होने चाहिए। किसी एक स्टेट में अगर 6% वोट हो गए तो उसको हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बोलेंगे। 4 स्टेट या 4 से ज्यादा स्टेट पे वोट डालने चाहिए, और उसका रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हो रही है। ठीक है। इट सिक्योर 6% of valid votes in any 4 or more state in general election to लोकसभा। लोकसभा में उसको 4 स्टेट्स का मिला के 6% वोट मिलने चाहिए। या फिर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, या जो लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके 6% वोट्स होने चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश में 6% वोट है, राजस्थान में 6% वोट है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उसके 6% वोट्स होने चाहिए। In addition, it wins 4 seats in Lok Sabha from any states or state. प्लस इसके साथ साथ इन वोट्स जलने के साथ साथ उनको 4 सीट्स लोकसभा से, उनकी 4 सीट लोकसभा में भी होनी चाहिए। अब वो 4 सीट एक स्टेट से भी हो सकती है और डिफरेंट स्टेट से भी हो सकती है, लेकिन ये जो वोट्स जलेंगे ये वोट्स हर स्टेट से काउंट होंगे। ये हर स्टेट्स में देखा जाएगा कि ये जो आप वोट्स का जो शेयर है ये सभी स्टेट्स में है या नहीं है। क्लियर है, आगे आपको समझ में। ठीक है, तो ये कंडीशंस क्या हुई, ये कंडीशन हुई 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन 4 स्टेट्स, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 6% वोट्स होने चाहिए अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, 4 लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में इनके 6% वोट्स होने चाहिए, प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे जो है, या फिर ये वाली कंडीशन में और है, प्लस जो है इनको 4 लोकसभा की सीट्स होनी चाहिए, प्लस इनको 4 लोकसभा की सीट्स होनी चाहिए, प्लस इस पॉलिटिकल पार्टी को 4 लोकसभा की सीट्स मिलनी चाहिए। 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन 4 स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, 4 लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, या फिर इसे 4 लोकसभा की सीट्स होनी चाहिए इस पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, आगे आपको समझ में। इन दोनों में से कोई और, इन दोनों कंडीशन में से कोई एक, प्लस साथ में ये वाली कंडीशन। क्लियर है। Now, moving forward, if it wins 2% of seats in Lok Sabha at the general election and these candidates are elected from 3 states, लोकसभा की जो टोटल सीट्स है
उसकी 2%। मान लो लोकसभा की सीट्स अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, लोकसभा की सीट्स जो दूसरी कंडीशन है 543 की 2% सीट्स, 543 की 2% सीट्स किसको मिलनी चाहिए, 543 की 2% सीट्स अगर उस पॉलिटिकल पार्टीज को मिल गई तो वो क्या होगी, तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होगी एट द जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स। और जो यहाँ पे सीट्स, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 543 का 2% कितना हुआ, 11 सीट्स हुई। तो ये जो 11 सीट्स है, यहाँ पे जो 11 एमपी जो चुन के आ रहे हैं, ये 3 स्टेट से चुन के आने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक स्टेट से ही एमपी चुन के आ गए हो, ठीक है। वही बीएसपी वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर बीएसपी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में है, तो अगर लेकिन उसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन चाहिए तो 3 स्टेट से मिलके 11 एमपी चुन के आने चाहिए। अब वो हो सकता है ऐसा हो जाए कि यूपी से आ जाए 5, ठीक है, यूपी से 5 आ जाए, फिर हम मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश से आ जाए 4 और 2 आ जाए पंजाब से, ठीक है, यहाँ पे 3 मान लेते हैं और 2 आ जाए पंजाब से, तो अलग अलग स्टेट से चुन के आए ना, तो इसे बोलेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ये जो 11 एमपीज हैं ये अलग अलग स्टेट से चूज करके आना चाहिए। एक बार फिर से इस पॉइंट को देख लेते हैं, मैं सभी को रिपीट कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इफ इट्स विन 2% ऑफ सीट्स, यहाँ पे बात है सीट्स और यहाँ पे बात थी वैलिड वोट्स, यहाँ पे 6% वोट्स के, जितना भी वोट डले हैं उसके 6% वोट उस पॉलिटिकल पार्टी को जाना था, यहाँ पे वोट्स की बात है। और सेकंड वाले उसमें बात थी इफ 2% ऑफ सीट्स, यहाँ पे जो टोटल जो लोकसभा की सीट्स है 543 सीट्स है मान लेते हैं, उसमें से जो 2 सीट्स जो हैं उसमें से जो 2% जो सीट्स हैं एट जनरल इलेक्शन वो इस पॉलिटिकल पार्टी को जानी चाहिए। तो 543 का 2% अगर हम निकालें तो 11 सीट्स हो रही है, 10 पॉइंट समथिंग 11 सीट्स हो रही है, तो ये 11 सीट्स उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए। कंडीशन इज फ्रॉम 3 स्टेट्स, 3 स्टेट से मिलनी चाहिए ये वाली सीट्स। क्लियर है? देन इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, ठीक है, या वो रिकॉग्नाइज पार्टी हो इन अ 4, इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन अ 4 स्टेट, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो 4 स्टेट में, ठीक है, जैसे राजस्थान में भी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, राजस्थान में भी स्टेट पार्टी है, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी। अब 4 स्टेट में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को बोल दिया गया कि आप 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज हो, तो वो ऑटोमेटिकली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। क्लियर है? अब इनमें ज्यादा स्टेट्स का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम नेशनल प्रेजेंस देख रहे हैं, यहाँ पे हम स्टेट की प्रेजेंस नहीं देख रहे हैं, वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में देखेंगे, यहाँ पे एक नेशनल प्रेजेंस देख रहे हैं, इसलिए चीजें ऐसे है। क्लियर है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की ये तीनों कंडीशंस आपको क्लियर है? एक बार रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से इस टाइम को नोट कर लो, वहीं से देखना, आपको चीजें क्लियर होंगी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो अब देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस है इसमें, 1 2 3 4 5 कंडीशन है स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने की। तो एक बार उन्हें देख लेते हैं, उन 5 कंडीशंस को। पहली कंडीशन क्या है? इफ इट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन अ स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट कंसर्न एंड इन एडिशन विंस 2 असेंबली सीट्स ऑफ द स्टेट कंसर्न। बहुत सिंपल है। पहली ये है कि जब इलेक्शन होगा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होगा, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हैं, ठीक, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, तो उसमें जो टोटल वोट्स पोल्ड हो रहे हैं उसके 6%। तो फर्स्ट कंडीशन में ये बताया गया कि जो टोटल वोट्स पोल्ड है उसके 6%। फर्स्ट कंडीशन 6% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, ठीक है, टोटल वोट्स पोल्ड, ये पहली कंडीशन है। प्लस इसमें क्या है? प्लस ये कहां पे 6% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, प्लस 2 सीट्स आनी चाहिए, प्लस 2 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, ठीक है, प्लस 2 सीट्स आनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में। क्लियर? सो फर्स्ट वाला बहुत सिंपल था, इट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन अ स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड इन एडिशन इफ इट्स विन 2 सीट्स इन असेंबली ऑफ द स्टेट
कंसर्न, इन एडिशन 2 सीट्स अगर वो जीतती है तो। देन if it secure 6% of valid votes polled in a state at general election to the Lok Sabha from state concerned, and in addition if it's win 1 seat in Lok Sabha from state concerned। ये भी सही है, इसमें भी वैलिड वोट्स है। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वैलिड वोट्स बताया जा रहा है या फिर सीट्स बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे वोट्स और सीट्स, कहीं पे सीट्स मेंशन होता है और कहीं पे वोट मेंशन होता है। तो सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन भी इजी है। सेकंड कंडीशन में ये बताया गया है 6% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है, 6% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इन लोकसभा, इन लोकसभा, जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तब, प्लस 1 सीट इन लोकसभा, प्लस 1 सीट इन लोकसभा, इन लोकसभा। तो ये वाली कंडीशन भी इजी है जो कि हमें समझ में आ गई है। ठीक है, जब लोकसभा का इलेक्शन होगा, जैसे लोकसभा का इलेक्शन है तो मध्य प्रदेश में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी लोकसभा की, तो जितनी भी मध्य प्रदेश में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उन सब में से 1 सीट उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा के लिए जो वोट्स जल रहे हैं उन वोट्स में से 6% वोट, मध्य प्रदेश के 6% वोट उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ उसी स्टेट की बात हो रही है। हम जब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था, तब वहां पे 4 स्टेट बोला जा रहा था, है ना, कि 4 स्टेट में होनी चाहिए। तब हम नेशनल प्रेजेंस देख रहे थे, इसलिए वहां पे 4 स्टेट्स की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसी स्टेट की बात है। ठीक है, अब अगर मान लो बहुजन समाज पार्टी है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी को क्या चाहिए, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन चाहिए। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तो 6% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इन लोकसभा उस स्टेट में। ठीक है, तो 6% वोट्स मिलने चाहिए उत्तर प्रदेश में से। किसको मिलने चाहिए? बहुजन समाज पार्टी को 6% वोट्स मिलने चाहिए। जो भी लोकसभा में जो वोट्स पोल्ड हो रहे हैं उसके 6% बहुजन समाजवादी पार्टी को चाहिए लोकसभा में, प्लस 1 सीट चाहिए। कितनी चाहिए? 1 सीट उसकी लोकसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए। क्लियर है? ये वाला पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। देन इफ इट विंस 3% ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली एट जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न और 3 सीट्स इन असेंबली विच इज मोर। अब थर्ड वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। थर्ड वाले में ये बोला गया है कि वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स है उसकी 3% सीट्स उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, इफ इट विंस 3% ऑफ सीट्स। अब यहाँ पे सीट्स की बात है, देखो यहाँ पे वोट्स की बात थी, यहाँ पे भी वोट्स की बात है, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में किसकी बात हो रही है? थर्ड कंडीशन में बात हो रही है सीट्स की। इफ इट विंस 3% ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली एट जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव है। तो जितनी भी सीट्स है उसकी 3% सीट्स किसको मिलनी चाहिए? 3% सीट्स उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी चाहिए। ठीक है, 3% सीट उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी चाहिए। ये भी समझ में आ गया। और 3 एटलीस्ट इन असेंबली विच एवर इज मोर, और 3 सीट तो मिलनी ही चाहिए विच एवर इज मोर। अब इस ये वाला जो पॉइंट है ना, और 3 सीट्स इन द असेंबली विच एवर इज मोर, ये वाला पॉइंट इस पूरे इस पॉइंट को ट्रिकी बना देता है। तो हम इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में मान लो, थर्ड पॉइंट बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मान लो 200 सीट्स हैं। ठीक है, 200 सीट्स का 3% कितना होगा? 200 सीट्स का 3% हुआ 6 सीट्स। ठीक है, 200 सीट्स का 3% हुआ 6 सीट्स। ठीक, तो यहां पे क्या बोला गया है कि 3% सीट जीतनी चाहिए उस लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। तो अगर मध्य प्रदेश में कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही है तो उसको एटलीस्ट 6 सीट्स आनी चाहिए, 6 सीट्स आनी चाहिए। प्लस उसमें कंडीशन ये बताई है ऑफ द स्टेट कंसर्न और 3 सीट्स इन द असेंबली विच एवर इज मोर। अब मान लो किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने मध्य प्रदेश का तो ले लिया कि चलो यहाँ पे 200 सीट्स है, लेकिन अब अगर मैं यहीं पे ऐसा करूं कि मध्य प्रदेश में जो टोटल सीट्स हुई लेजिस्लेटिव असेंबली की वो मान लो सिर्फ 60 सीट्स हुई। ठीक है, अब 60 का 3% कितना हुआ? 60 का 3% हुआ कुछ 1 पॉइंट समथिंग होगा, है ना,
1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.8 होगा, तो इसका मतलब 2 सीट्स, इसका मतलब अगर वो पॉलिटिकल पार्टी 2 सीट्स पे चुनाव लड़ लेगी तो क्या वो जीत जाएगी? नहीं। 2 सीट्स अगर उसको मिल गई तो वो नहीं जीत पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 3 सीट्स तो आनी है, और 3 सीट्स इन द असेंबली विच एवर इज मोर, 3 सीट तो आनी ही है यहाँ पे, भले ही अगर 60 कोई जैसे लोग गोवा है तो गोवा में कम लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है ना, तो वहां का 3% में अगर हम मान लो, वहां के अगर हम 3% में मान लो 2 हो रही है, तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के 2 सीट्स आने से क्या उसे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन मिल पाएगा? नहीं, उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें 3 सीट्स तो मिनिमम लिखा ही है। और मान लो किसी स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश में हमने एग्जांपल लिया था कि मध्य प्रदेश में हमने क्या देखा था, मध्य प्रदेश में हमने बात की थी कि मान लो अगर 200 सीट्स हैं तो 200 का 3% जो कि 6 सीट्स होती है, ठीक है, तो 6 सीट्स उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए, तब जाके उसे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन मिलेगा। क्लियर है? ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये वाली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए थर्ड वाला पॉइंट पूरा करना थोड़ा डिफिकल्ट है। फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा इजी है, फर्स्ट वाला पॉलिटिकल पार्टीज इजीली कर लेती हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आसान होता है रिकॉग्निशन दिलाने के लिए, ठीक है। देन if it wins 1 seat in Lok Sabha for every 25 seats or any fraction thereof allotted to the state at general election of the Lok Sabha from the state concerned। फिफ्थ पॉइंट ये है कि मान लो if it wins 1 seat in Lok Sabha for every 25 seats or in fraction thereof total of the state general election to the Lok Sabha from state concern। मान लो कि वहां पे 50 सीट्स आ रही है, उस स्टेट की 50 सीट्स है, तो कितनी सीट जीतनी होगी? 25 पे 1 सीट्स, तो 50 पे कितनी सीट्स है? अगर मान लो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की उस स्टेट से 50 सीट्स हैं, ठीक है, उस स्टेट से 50 सीट्स हैं, ठीक, तो 50 पे कितनी सीट्स रखनी होगी? 50 पे 2 सीट जीतनी होगी। अगर उस स्टेट की 25 सीट्स है तो 25 पे कितनी सीट जीतनी होगी? लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, 25 पे 1 सीट जीतनी होगी। तो 25 पे 1 सीट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके आती है लोकसभा में, कहां पे? लोकसभा में। कहां पे बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा की, या ऐसा ही कोई फ्रैक्शन जो उस टाइम पे बताया गया हो। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की मान लो अगर 75 सीट है, ठीक है, अगर उस स्टेट में लोकसभा की 75 सीट है तो 3 सीट्स उसको लेके आनी है लोकसभा में, 25 सीट है तो 1 सीट लेके आनी है, 50 सीट है तो 2 सीट्स लेके आनी है। अब आप बोलेंगे कि सर ये आंकड़ा तो आप ऐसे बता रहे, अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ तो 28 सीट्स हुई तो उस टाइम पे जो बताएगा, जो इलेक्शन कमीशन और जो उस टाइम पे जो चीजें अथॉरिटी बताएगी उस हिसाब से चीजें होगी। क्लियर है? अब 28 हुई तो भी यहाँ पे 1 ही सीट्स होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर ही ज्यादा है। क्लियर है? ये वाली बात आपको समझ में आ गई? ये वाला पॉइंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पूरा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको पूरा करने के लिए। If it secure 8% of total valid votes polled in a state at general election to the Lok Sabha from state or to the legislative assembly of the state, this was added in 2011। वो 8% वोट बस उसे मिल जाए। ये वाला पॉइंट सबसे इजी है कि टोटल उसे 8% वोट मिल जाए जब लोकसभा का इलेक्शन हो उस स्टेट से, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, तो सिर्फ 8% वोट मिल जाए उस पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो स्टेट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। यहाँ पे सीट का कोई लफड़ा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कहा गया है? सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ वाले पॉइंट में ये कहा गया है सिर्फ 8% वोट्स ईदर इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ 8% वोट इधर इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, थिंग्स आर मेकिंग सेंस फॉर यू, ठीक है। इफ इट सिक्योर 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन अ स्टेट एट जनरल इलेक्शन फ्रॉम लोकसभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न। अब आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, ऑल दो चीज़ें आपको क्लियर होगी, लेकिन जब तक आप इस वाले पॉइंट को कि कैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी में रिकॉग्नाइज किया जाता है, या कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट
में स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिलता है। आप जब तक इसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगी। सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको आपकी बुक्स में रिवाइज करना होगा, इसको आपको रिवाइज करना होगा। रिवाइज करते वक्त आप सिर्फ एक ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड मैं बता रहा हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कहीं पे और होगा और कहीं पे एंड होगा, तो और एंड का मतलब समझते हैं। एंड मतलब दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और होगा तो या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। क्लियर है? फिर आपको जो दूसरी चीज जो ध्यान देनी होगी जब आप पढ़ेंगे, तो वोट्स और सीट्स, कहीं पे टोटल परसेंट्स ऑफ वोट लिखा होगा और कहीं पे टोटल परसेंट्स ऑफ सीट्स लिखी होगी, तो इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। यही इस चीज का, यही इस टॉपिक का सबसे ट्रिकी पार्ट था, जो मैं आपसे बोल रहा था कि ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी, हमने पहले कितनी अच्छी अच्छी बातें की, बट ये वाला जो पॉइंट था ये थोड़ा सा ट्रिकी है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा दिया जाता है। The number of recognized party keeps on changing on the basis of their performance in general election. अब ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं, हमने कंडीशंस देख ली है, ये नंबर्स चेंज होते रहेंगे। On the eve of 16th लोकसभा जनरल इलेक्शन 2014, there was six national parties, 47 state parties, and 1593 registered unrecognized party in the country. The national party and state party are also known as all India party and regional party respectively. स्टेट पार्टी को क्या बोला जाता है? स्टेट पार्टी को रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टीज को ऑल इंडिया पार्टी बोला जाता है। ये वाली चीज कोई काम की नहीं, बस ऐसा ही एक डाटा है सिर्फ पढ़ने के लिए आपको कि इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि ये नंबर्स तो चेंज होते रहते हैं। क्लियर है? आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये जो रिकॉग्निशन और ये जो जितनी भी सारी चीज़ें थी, ये इस चैप्टर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे ना, तब हम इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि लिंक होगी। सो प्लीज़ आप इस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आप एक बार रीड मान लीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।